सो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था। वो क्वेश्चन था मैराकेश कॉन्फ्रेंस, जिसमें हमने आपको चार ऑप्शंस दिए थे और उसमें फर्स्ट ऑप्शन था न्यूक्लियर डील, इट वाज न्यूक्लियर डील। सेकंड ऑप्शन था क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है मैराकेश कॉन्फ्रेंस, या इट वाज टेररिज्म, इसका जो टॉपिक है वो टेररिज्म था, या ये बेसल नॉर्म से रिलेटेड टॉपिक था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बता दें, आप लोगों ने इसके ऊपर जरूर सोचा होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी होगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स के राइट आंसर भी हमारे पास आए। इसका राइट आंसर है क्लाइमेट चेंज। मैराकेश एक जगह है जो मोरक्को, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है मोरक्को, वहां पे एक जगह है मैराकेश। वहां पर ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको हम COP के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन अभी पीछे कंपटीशन में पूछा गया था। COP22 किससे रिलेटेड है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है मैराकेश कॉन्फ्रेंस के साथ COP22, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 22nd राउंड की ये मीटिंग थी। मैराकेश कॉन्फ्रेंस के नाम से इस मीटिंग को जाना जाता है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज के नेशन और उनके हेड ऑफ नेशन, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया और ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो एक बहुत बर्निंग इशू है, उसके ऊपर डिस्कशन किया। फ्रेंड्स, इसमें हम आपको एक ये भी बात बताना चाहेंगे, अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है या जिन कॉम्पिटिशन्स में इंटरव्यू होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग का इशू वर्ल्ड में सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ। तो आपको यहाँ पे ये जानकारी दे दें, 1987 में सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग की बात वर्ल्ड में सबसे पहले सामने आई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इससे रिलेटेड बताना चाहेंगे, आज वर्ल्ड में दो नेशन ऐसे माने जाते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं और बहुत अच्छे एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको ओवरकम करने के लिए। और उसमें सबसे खुशी की बात यह है कि इंडिया उसमें एक नेशन है एंड सेकेंड नेशन है चाइना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मैराकेश कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। सो वेल फ्रेंड्स, जैसा हमने आपके साथ पिछले वीडियो में नवंबर करंट अफेयर्स पे डिस्कशन किया था, अब हम आपके साथ दिसंबर 2016 पर डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे दिसंबर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कंपटीशन के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं वो हम आपके साथ एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। जैसा हमने आपको बताया था कि SBI PO का एग्जाम है और SBI PO के एग्जाम के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑलवेज कंपटीशन में और स्पेशली बैंकिंग के एग्जाम्स में। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की अगर बात करें तो RBI का एक नया डिप्टी गवर्नर बना है जिनका नाम है विरल आचार्य। ये जो विरल आचार्य हैं, इनके बारे में हम पहले आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दें। विरल आचार्य वैसे तो एक वन लाइनर है कंपटीशन के लिए कि अभी RBI के नए डिप्टी गवर्नर किसको बनाया गया है, तो वो उसका आंसर है विरल आचार्य। लेकिन यहाँ पे एक आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, RBI के अंदर जैसे एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। और आपको पता होगा डीमोनेटाइजेशन के बाद या डीमोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी बनी वो उर्जित पटेल ने उसको डिजाइन किया और उर्जित पटेल के सजेशन से नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया 8 नवंबर को। तो सबसे पहली बात तो ये कि RBI के जो भी गवर्नर है वो उर्जित पटेल हैं और वो 24th गवर्नर हैं RBI के। RBI के गवर्नर के नीचे 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, 1, 2, 3 and 4। यानी आप इसे इस तरह से मान सकते हैं कि एक ये पूरी टीम होती है 5 लोगों की जो RBI को हैंडल करती है। वैसे RBI के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो 20 लोगों का होता है, लेकिन अभी फिलहाल 21 हो गए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करंट अफेयर्स में। और ये जो एक पर्सनैलिटी, जो एक पर्सन इसमें ऐड हुआ है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, जो मोदी सरकार ने इसको जोड़ा है। यानी सबसे पहली बात ये कि क्वेश्चन नंबर 1 RBI से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाए कि अभी RBI के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कितने लोगों का है, तो आप बताएंगे इसका आंसर 21। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, RBI के अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है RBI का गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर्स। उसमें से एक डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य बने हैं। ये चारों के चारों डिप्टी गवर्नर्स कहां से आते हैं वो आपको आप बताने जा रहे हैं। इसमें से 2 डिप्टी गवर्नर्स विद इन RBI प्रमोट होते हैं। एक डिप्टी गवर्नर हमारे नेशनलाइज बैंकों का कोई फॉर्मर बैंकर अपॉइंट किया जाएगा एंड 4th डिप्टी गवर्नर जो होंगे वो होंगे या तो कोई NRI या कोई PIO और या कोई OCI। तो इन तीनों में से कोई एक
लेकिन ही और शी मस्ट बी एमिनेंट इकोनॉमिस्ट, उसको एमिनेंट इकोनॉमिस्ट होना होगा और उसको भारत सरकार इनवाइट करती है एज अ आरबीआई डिप्टी गवर्नर। तो जो विरल आचार्य हैं ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं और इनको भारत सरकार ने यहाँ पे बुलाया और डिप्टी गवर्नर की पोस्ट इनको यहाँ पे दी गई। उसके बाद अभी आरबीआई के एक और नए डिप्टी गवर्नर बने हैं जिनका नाम है बी कानूनगो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी कुछ कॉम्पिटिशन्स में इसको पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है आरबीआई के 2 डिप्टी गवर्नर्स अभी नए बने हैं, एक बी कानूनगो एंड सेकंड विरल आचार्य। और जो रेस्ट 2 डिप्टी गवर्नर्स हैं उनमें से एक का नाम है HR खान एंड सेकंड है SS मुंद्रा, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के फॉर्मर बैंकर है। So well friends, next news, December current affairs and that is मर्कोसुर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है मर्कोसुर, जैसा आपके साथ हमने पहले भी डिस्कस किया था EU के बारे में, हमने आपको बताया था ब्रिटेन ने एग्जिट किया EU से। ऐसे ही एक ये ऑर्गेनाइजेशन अभी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में है। हमने आपको बताया था पहले भी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जब भी उनमें उनकी जो मीटिंग होती है या कोई उनमें इस तरह का इशू आ जाए या कोई डिस्प्यूट हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या उन्होंने किसी बहुत बर्निंग टॉपिक पे डिस्कशन किया हो, वो अक्सर कंपटीशन में हिट रहती है ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी दिसंबर करंट अफेयर्स में मर्कोसुर की न्यूज़ आई। सबसे पहले आपको बता दें मर्कोसुर करंट अफेयर्स में न्यूज़ में क्यों रहा दिसंबर में। मर्कोसुर एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें से वेनेजुएला को, उनके जो बाकी नेशंस हैं उन्होंने वेनेजुएला को अभी बाहर निकाल दिया इस ऑर्गेनाइजेशन से। तो क्यों बाहर निकाला वो आपको बताते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर टोटल नेशन कितने हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि ये ऑर्गेनाइजेशन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की है और कहा जाता है साउथ अमेरिका में, अगर आपको वर्ल्ड के मैप की थोड़ी नॉलेज हो तो साउथ अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला के साथ कुल मिलाकर 13 नेशंस आते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में 5 मेंबर्स हैं जिसमें 5 नेशन हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे एंड वेनेजुएला। एक क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया था कि मर्कोसुर का ओरिजिन यानी ये ऑर्गेनाइजेशन कब स्टार्ट हुई, तो इसका राइट आंसर है सेकंड क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है, दैट इज 1991 में इस ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन हुआ। तीसरा क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है वो ये कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मोंटेवीडियो, जो उरुग्वे की कैपिटल मानी जाती है, मोंटेवीडियो। फोर्थ क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पस से इसको बनाया गया। तो दोस्तों आपको यहां पे बताना चाहेंगे कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आज हैं, जैसा आपने सुना होगा सार्क, आसियान, एपिक, ओपेक, G8, G15, G20, G77, इवन EU, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही कॉन्सेप्ट और एक ही थ्योरी पे काम कर रही हैं और उस प्रिंसिपल का नाम है FTA। कई बार PU के कंपटीशन में हमने इस क्वेश्चन को देखा। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, FTA में F स्टैंड्स फॉर, तो उसमें वो ऑप्शंस बनाते हैं फाइनेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फाइनेंस ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। तो आप इसका आंसर बताएंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक थ्योरी है FTA जिसको सबसे पहले स्टार्ट किया था यूरोपीय यूनियन इस ऑर्गेनाइजेशन ने। अब आपको यहां पे ये बता दें FTA का मतलब क्या होता है। FTA का एग्जैक्ट मीनिंग है कि जब दो नेशन आपस में बिजनेस करेंगे, मींस बाइलेटरल ट्रेड, तो उसमें जो कस्टम ड्यूटी होगी वो इंपोज नहीं की जाएगी उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो इससे दोनों देशों को बड़ा फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये मार्कर अभी किसी दूसरे नेशन के मार्केट में बेचने जाऊं और वो नेशन इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाए, लेकिन अभी मैं उसके साथ ये डील साइन कर रहा हूं कि अब आप और मैं FTA खेलेंगे, तो अब वो नेशन इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगा और सिमिलरली वाइस वर्सा होगा, जब वो अपना प्रोडक्ट हमारे यहाँ बेचेगा तो हम उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसी पे बेस ये ऑर्गेनाइजेशन बनी। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी हाल ही में वेनेजुएला को बाहर निकाल दिया बाकी 4 नेशन ने। वेनेजुएला इसका फाउंडर मेंबर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेनेजुएला ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया ईयर 2012 में। वेनेजुएला को बाहर निकालने का कारण, जैसा अभी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, वो ये कि वेनेजुएला उन नॉर्म्स
को फॉलो नहीं कर रहा जिनको लेके मर्कोसुर बना था। मर्कोसुर का मेन मोटिव है ह्यूमन राइट्स को केयर करना, फूड की जो स्टोरेज है उसको देखना और जितने भी वहां पर इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करना। लेकिन वेनेजुएला उन सब कामों को करने में अभी शायद उतना सक्सेस नहीं हो पा रहा। शायद इसी वजह से मर्कोसुर के बाकी नेशन से डिसीजन लिया और वेनेजुएला को बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों हमने आपको बताया मर्कोसुर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार आपके साथ रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मर्कोसुर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ऑर्गेनाइजेशन है एंड हाउ मेनी नेशन मेंबर्स, 5 नेशन मेंबर्स। दूसरी बात, इसका ओरिजिन 1991 में हुआ, इसका हेडक्वार्टर मॉन्टेविडियो में है। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, इसकी थ्योरी एफटीए है, एफटीए मींस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेनेजुएला से इसको बाहर निकाला गया जो इसका फाउंडर मेंबर नहीं था, जिसने 2012 में इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। So well, next news, December 2016 and that is अग्नि मिसाइल 5 जो अभी इंडिया के डिफेंस सेक्शन ने इसका अभी एक ट्रायल लिया है अग्नि 5 मिसाइल का। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डिफेंस सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी भारत सरकार हमारा डीआरडीओ, जैसा आपने सुना होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट है, और जब भी कोई नई मिसाइल हम लोग टेस्ट करते हैं कंपटीशन में, वो ऑलवेज हमेशा पूछा जाता है, जैसा हमने अक्सर देखा। तो अभी दिसंबर करंट अफेयर्स में अगर बात करें तो अग्नि 5 मिसाइल का अभी हमारे डीआरडीओ ने ट्रायल लिया है। तो इससे रिलेटेड हम आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई मिसाइल टेस्ट होती है उसकी रेंज अक्सर पूछी जाती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 5000 किलोमीटर की रेंज इस मिसाइल की है, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर मिसाइल से पूछा जाता है कि ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज मिसाइल। तो आपको यहां पे एक अंतर बताते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जो टारगेट पे जब हिट की जाती हैं, शूट आउट की जाती हैं टारगेट के लिए, और अगर टारगेट मूवेबल है तो वो उसके पीछे मूव ना करके सीधे पाथ को फॉलो करती है। और क्रूज मिसाइल की खास बात ये होती है दोस्तों, वो टारगेट को पीछा करती है और उसकी रेस को पकड़कर उसको वहीं हिट करती है जहां पे वो टारगेट जाता है। लेकिन अभी ये जो अग्नि मिसाइल हमने बनाई है ये बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है ICBM, जिसकी फुल फॉर्म है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी पीछे कंपटीशन में ये टर्म पूछी गई और ये पूछा गया कि ICBM टर्म किस फील्ड से रिलेटेड है। तो उन्होंने ऐसे ऑप्शन दिया था, वेदर इट इज रिलेटेड टू बजट मैनेजमेंट और बैलिस्टिक मिसाइल। तो उसका आंसर था बैलिस्टिक मिसाइल इंटर कॉन्टिनेंटल। और दोस्तों ICBM अभी इस वजह से भी न्यूज में है, नॉर्थ कोरिया, जैसा आपने सुना होगा, नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है किम जाए दुंग, उसने अभी ICBM मिसाइल को डिजाइन किया है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और अमेरिका को थ्रेट दी है। और एक बहुत बड़े आसार हैं शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर के रूप में ये कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि इंडिया ने भी ICBM जो ये मिसाइल डिजाइन करी है, वर्ल्ड में इंडिया 5th नंबर पे आ चुका है। यानी आज वर्ल्ड में 5 ही नेशन है जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और जिसका नाम है अग्नि 5 मिसाइल। सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर ये पूछा जाता है जब भी कोई मिसाइल टेस्ट होती है कि वो किस जगह से मिसाइल को टेस्ट किया गया। तो दोस्तों आप इसका आंसर बताएंगे चांदीपुर रेंज। जैसा आपने अक्सर सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में भी बताया जाता है कि हमारी इंडिया की जितनी भी मिसाइल्स हैं वो हम चांदीपुर रेंज से टेस्ट फायर करते हैं, जो कि ओडिशा में है। और एक व्हीलर आइलैंड है चांदीपुर रेंज में एग्जैक्टली। उस व्हीलर आइलैंड को अभी करंट अफेयर्स में इसलिए बार बार पूछा जा रहा है क्योंकि व्हीलर आइलैंड का नाम भारत सरकार ने कलाम जी के नाम पे डेडिकेट कर दिया है, और अब इसका नाम व्हीलर आइलैंड ना होकर इसको अब कलाम आइलैंड के नाम से जाना जा रहा है। तो कलाम जी के नाम पर भारत सरकार ने अभी 3 चीजों को चेंज किया है। एक तो व्हीलर आइलैंड का नाम कलाम आइलैंड किया है, जहां से हम अपनी इंडिया की सारी मिसाइलें टेस्ट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी भारत सरकार ने हाल ही में करंट अफेयर्स में एक मिसाइल को टेस्ट किया था जिसका नाम था ब्रह्मोस 2 मिसाइल। ये हमारे इंडिया की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को इंडियन गवर्नमेंट ने नाम दिया है कलाम 2 मिसाइल। तो दोस्तों एक आपको यह भी ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में कौन से मिसाइल का नाम हमने कलाम जी को डेडिकेट किया है, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस 2 मिसाइल।
आइलैंड है कलाम आइलैंड, व्हीलर आइलैंड जिसको पहले जानते थे। और तीसरा, जैसे आपको पता होगा, कलाम जी के नाम पे हमने एक रोड का नाम चेंज किया है, जिसको हम पहले औरंगजेब रोड के नाम से जानते थे। आज उस रोड का नाम है एपीजे कलाम रोड। तो फ्रेंड्स, अग्नि 5 मिसाइल की खास बातें, 5000 किलोमीटर पे हिट करेगी, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इंडिया 5th नेशन बन चुका है इस कैटेगरी में आने वाला। थर्ड, ये चांदीपुर रेंज से इसको टेस्ट किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार पीछे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि आज इंडिया के पास सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल कौन सी है, तो आप उसका आंसर बताएंगे अग्नि 5 मिसाइल, क्योंकि यही एकमात्र मिसाइल, वन एंड ओनली मिसाइल इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रेंज पर हिट करने वाली मिसाइल है। सो वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज, दिसंबर 2016 करंट अफेयर्स, और ये न्यूज है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपने इसका नाम सुना होगा, यूएनओ, जिसका ओरिजिन 1945 24 अक्टूबर को हुआ था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यूएनओ डे कब सेलिब्रेट होता है, तो आपको पता हो 24 अक्टूबर को इसका ओरिजिन हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, करंट अफेयर्स में यूएनओ इसलिए न्यूज में है, अभी इसके जो चीफ हैं वो एंटोनियो गुटेरेस बने हैं, जो कि पोर्चुगल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। दूसरी बात, कई बार एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट फोकस करता है जो नए चेयरमैन, नए प्रेसिडेंट, नए हेड ऑफ नेशन बने हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट इसको करते हुए ये भूल जाता है कि जो रिटायर हुए हैं उनका नाम भी कंपटीशन में हिट रहता है। और यूएनओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई चेयरमैन अगर रिटायर हो तो वो क्वेश्चन आना बनता है कंपटीशन में। तो दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है, एंटोनियो गुटेरेस से जस्ट पहले बन की मून यूएनओ के चेयरमैन रहे। और सबसे खास बात इस टॉपिक के बारे में, बन की मून 8 साल यूएनओ के चेयरमैन रहे। वैसे यूएनओ के जो चेयरमैन का टेन्योर है वो 4 ईयर होता है, इनके 2 टेन्योर रहे 4 ईयर के, 2008 से 2012 एंड देन 2012 से 2016। तो 31 दिसंबर 2016 को ये रिटायर हुए। और अक्सर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता रहा, बन की मून कौन से नेशन से थे, तो आप ध्यान रखें वो साउथ कोरिया से थे। और अभी 1 जनवरी 2017 को एंटोनियो गुटेरेस ने एज ए यूएनओ का चीफ ऑफिशिएट किया और उस डेजिग्नेशन को संभाला। डिक्लेरेशन अक्टूबर में हो गया था एंटोनियो गुटेरेस का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो यूएनओ के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है, यूएनओ का चेयरमैन अब से 5 साल के टेन्योर के लिए बिठाया जाएगा। तो अभी फिलहाल 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक एंटोनियो गुटेरेस का एक टेन्योर माना जाएगा। और यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। सो वेल, नेक्स्ट न्यूज में फिर से हम आपको एक पर्सनैलिटी पे डिस्कस आपके साथ करेंगे, और वो है सुप्रीम कोर्ट के अभी जो हमारे नए सीजेआई बने हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, सीजेआई मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कई बार क्लास में पढ़ाते हैं, स्टूडेंट क्वेरी पूछते हैं कि सर ये सीजेआई क्या होता है, और एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, हाई कोर्ट का सीजे और सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, तो दोनों में एक अंतर क्या है। पहले आपको ये बता दें कि अगर कहीं पे भी आप कंपटीशन में सीजेआई लिखा देखें तो आप समझ जाएं कि वो सुप्रीम कोर्ट के बिग बॉस की बात हो रही है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पीछे आई शब्द यूज नहीं होता, उसके आगे लिखा जाता है इस तरह से, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो आई अगर आया तो इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के बिग बॉस हैं। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जो नए सीजेआई बने हैं उनका नाम है जस्टिस खेहर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अभी फिलहाल 30 जजेस हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट में ये जो टोटल टीम है ये होती है सीजेआई प्लस 30 जजेस, यानी 31 लोगों की टीम है जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस को हैंडल करती है। जो भी सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बनते हैं उनका जो रिटायरमेंट एज है दोस्तों वो होता है 65 ईयर एज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट अफेयर्स में सीजेआई की पोस्ट इसलिए भी अभी न्यूज में है, इनकी सैलरी जो है भारत सरकार ने भी इंक्रीज की है। पहले इनकी सैलरी 1,20,000 थी, अब इनकी सैलरी हो गई है 2,80,000, और जो जजेस है उनकी सैलरी हो गई है 2,50,000। तो दोस्तों, आपको 2 बातें याद रखनी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के जो नए सीजेआई बने हैं वो बने हैं मिस्टर खेहर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो गई है, अब फिलहाल 2,80,000। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सीजीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे जस्ट पहले जो सीजीआई थे वो थे टीएस ठाकुर। जैसा आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी टीएस ठाकुर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज सुप्रीम कोर्ट में आपको जानकर बड़ा शॉकिंग न्यूज है ये,
इस समय सुप्रीम कोर्ट में 95 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं और इन केसेस को संभालने वाले जो जजेस हैं वो हैं सिर्फ और सिर्फ 31 जजेस। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे केसेस अभी पेंडिंग हैं और शायद इसी वजह से भारत सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टार्ट किए करंट अफेयर्स में, जिनके में जब भी कोई केस जाएगा तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर उसको निपटाना है। जैसे आपने दामनी वाला केस सुना होगा जो दिल्ली में हुआ था, जिसकी अभी कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा, अभी न्यूज आई है सुप्रीम कोर्ट ने उन चारों कल्प्रिट को सेंटेंस टू डेथ डिक्लेयर किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मोबाइल कोर्ट्स अभी करंट अफेयर्स में स्टार्ट किए गए हैं जो घर घर जाकर केसेस को सॉल्व करेंगे। और तीसरा, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इवनिंग कोर्ट्स स्टार्ट किए हैं जिनका जो सेशन है वो 5 to 8 चलेगा और इवनिंग कोर्ट स्टार्ट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट था गुजरात। और फोर्थ है ट्रिब्यूनल्स, जैसा आपने अभी सुना होगा एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसने अभी हाल ही में श्री श्री रविशंकर जी के वो जो एक प्रोग्राम हुआ था यमुना बैंक पर, उसके ऊपर अभी फाइन लगाया है। तो ये ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड केसेस सुनेगा और आउटसाइड ऑफ द कोर्ट केसेस को सॉल्व करेगा ताकि कोर्ट के ऊपर के बर्डन को रिड्यूस करा जा सके। सो वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज, दिसंबर करंट अफेयर्स। पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम एक वो इनकम होती है जिसमें हम नेशन की जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसके ऊपर एक सर्वे होता है और ये चेक किया जाता है कि हमारे इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं और जिनको हम लोग मानते हैं 14 ईयर्स से लेकर 65 ईयर तक की जो एज है, जिसे हम वर्क फोर्स पॉपुलेशन बोलते हैं, तो ये एक सेगमेंट है, एक ये ग्रुप है 14 ईयर से लेकर 65 ईयर एज का। उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट हर साल एक सर्वे करती है कि पर कैपिटा इनकम, यानी आज हमारे देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम पर ईयर कितनी है। और जब भी ये सर्वे होता है कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जिसने टॉप किया है वो है दिल्ली, यानी आज दिल्ली की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है और उसका डेटा है 2,82,000, यानी दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति की जो पर कैपिटा इनकम है ईयरली वो 2,80,000 है। दूसरे नंबर पे दोस्तों इसमें नाम आया है और वो है चंडीगढ़, जिसका डेटा बताया गया है 2.42 यानी 2,42,000। या अगर आप दोस्तों इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों के दोनों यूटी है, इसमें अभी कोई स्टेट नहीं आया। और तीसरे नंबर पे जो रखा गया है वो है सिक्किम, यानी वो स्टेट है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं कि स्टेट वाइज पर कैपिटा इनकम में किसने टॉप किया है, तो दोस्तों उसका आंसर आप सिक्किम बताएंगे। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करें तो उसका आंसर होगा दिल्ली। और सिक्किम का जो पर कैपिटा इनकम डिक्लेयर हुआ है वो हुआ है 2.27 यानी 2,27,000। और दोस्तों जहां तक बात है अपने इंडिया की पर कैपिटा इनकम, यानी जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो डिक्लेयर हुई है 93,293 पर कैपिटा इनकम पर ईयर। तो दोस्तों आपको ये तीनों डेटा याद रखने हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, सिक्किम 1 2 3 और अपने इंडिया का 93,293 पर कैपिटा इनकम। अगला क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है वो ये कि पर कैपिटा इनकम का जो सर्वे है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है CSO, जिसको हम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसका ओरिजिन 1956 में हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है वो ये कि अपने इंडिया में सबसे पहले पर कैपिटा इनकम का सर्वे करने वाला व्यक्ति या पर्सन कौन था। तो दोस्तों उसका नाम आप ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने सबसे पहले पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम के डेटा पब्लिश किए। सो वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज, अभी एक सर्वे हुआ है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में FDI का जो एक रिजर्व है, जिसे आप सुना होगा FDR, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है। FDR स्टैंड्स फॉर, तो दोस्तों आप इसे बताएंगे फॉरेन डायरेक्ट रिजर्व हम इसको बोलते हैं। और एक आपने टर्म अक्सर सुनी होगी FDI, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों जब भी ये इन्वेस्टमेंट होती है पूरे साल एक फिस्कल ईयर में, जैसा 1 अप्रैल से 31 मार्च आपने सुना होगा, और आपने शायद ये भी करंट अफेयर्स में सुना होगा कि मोदी सरकार फिस्कल ईयर को चेंज करने जा रही है। अब हमारा फिस्कल ईयर नेक्स्ट ईयर से 1 जनवरी से 31 दिसंबर होने जा रहा है, यानी अब जितने भी ऑफिसर्स के जो डेटा हैं जो कलेक्ट होंगे और जो सर्वे होंगे वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर होंगे।
तो दोस्तों अभी वन फिस्कल ईयर में हमारे यहाँ पे जो एफडीआई का इनफ्लो हुआ है वो हुआ है 300 यूएस बिलियन डॉलर। यानी अभी फिलहाल हमारा जो एफडीआर है वो है 300 यूएस बिलियन डॉलर। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस समय इंडिया एफडीआर में वर्ल्ड में 9th रैंक पर आता है। और आपको एक बड़ा शॉकिंग डेटा बताएंगे, मनमोहन सिंह की सरकार के समय इंडिया 15th रैंक पर था, लेकिन अभी जब से मोदी सरकार आई और मोदी जी ने बाहर जाके विजिट करनी शुरू करी, कई सारे नेशन जा जाके उन्होंने बोलना शुरू करा कि आप हमारे यहाँ पर आएं और पैसा इन्वेस्ट करें। और आपने सुना होगा कि अक्सर मोदी जी ने एक शब्द बोला कि आप इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने आए, हमारे यहाँ पर 3D है। 3D आपको बता दें, ये एक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर पता हो ये 3D इंडिया के क्या यूनिक है। सबसे पहला डी है इंडिया की डेमोक्रेसी। इंडिया की डेमोक्रेसी जो है वो बड़ी स्ट्रांग डेमोक्रेसी है, तो आप जरूर इंडिया पैसा इन्वेस्ट करने आए, क्योंकि यहां पर कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि इंडिया की डेमोक्रेसी शेक कर गई, यानी आपको हमेशा सिक्योरिटी दी जाएगी। दूसरा डी इंडिया में बेस्ट ये है कि हमारे यहाँ पर डिमांड बहुत यूनिक है। 1 बिलियन 21 करोड़ यहाँ पे लोग रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स हैं, हर चीज यहाँ पे बिकती है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर चाइना की पॉपुलेशन 1 बिलियन 34 करोड़ है तो डिमांड तो वहां पे ज्यादा होगी। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लेकिन चाइना की जो पॉपुलेशन है वो 90% चाइनीज पॉपुलेशन है और वो सिर्फ नूडल्स और मोमोज ही खाते हैं। और जहां तक बात है हिंदुस्तान की, तो आप देखना नॉर्थ इंडिया का कल्चर बिल्कुल अलग है, साउथ इंडिया का कल्चर बिल्कुल अलग है, ईस्ट और वेस्ट का कल्चर आपस में मैच नहीं करता। तो शायद यही नरेंद्र मोदी जी बाहर इन्वेस्टर को बोल रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में कुछ भी बेचोगे, हम सब कुछ खरीदने के लिए रेडी हैं। यानी आज वर्ल्ड में हमारे यहाँ पर डिमांड सबसे ज्यादा है रादर देन अदर कंट्रीज। और थर्ड दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं 3D, थर्ड डी, दैट इज डेमोग्राफी। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन वाला देश हिंदुस्तान को माना जाता है, जिसकी 65% पॉपुलेशन 35 ईयर एज ग्रुप की है। तो इंडिया की 3D बड़े यूनिक है, इंडिया की यूनिक डेमोक्रेसी है, इंडिया की अगर बात करें तो डिमांड हमारे यहाँ पे यूनिक है, और थर्ड पॉइंट है इंडिया का यूथ पॉपुलेशन। तो आज इसी वजह से हिंदुस्तान की रैंक 9th नंबर पर आ चुकी है एफडीआई में। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, 1/3 300 यूएस बिलियन डॉलर में से 1/3 डॉलर मॉरिशस के रूट के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट हुआ है। तो यहां पे हमने आपको दो बातें बताई और स्पेशली तीन, कि इंडिया का एफडीआर फिलहाल 300 यूएस बिलियन डॉलर है, इंडिया की वर्ल्ड में रैंक अभी 9th रैंक है दोस्तों, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने वाला इस टोटल अमाउंट का 1/3 मॉरिशस नेशन को माना जाता है। सो वेल फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपके साथ जो न्यूज डिस्कस की उसमें हमने स्पेशली वो न्यूज ली जिनके आगे और पीछे कुछ बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। लेकिन अब जो हम आपको दोस्तों बताने जा रहे हैं वो है वन लाइनर स्टाइल ऑफ करंट अफेयर्स। और अक्सर ये वाला करंट अफेयर जिसको हम जनरल करंट अफेयर्स की कैटेगरी में डालते हैं, ये वो करंट अफेयर्स है वो हर कॉम्पिटिशन में हिट करता है, वेदर वो बैंक पीओ का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एचएम का एग्जाम हो, चाहे वो लॉ सेक्शन का एग्जाम हो, चाहे वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम हो, जैसा आपको पता है बीबीए, बीएमएस या फैशन डिजाइनिंग या मास कम्युनिकेशन, उन सब एग्जाम्स में ये हिट करता है। तो उसमें कुछ वन लाइनर आपको बताते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है रॉ। दोस्तों आपने रॉ का नाम सुना होगा, इसको कहते हैं रिसर्च एनालिसिस विंग, जो एक तरह से अगर मैं इसे बोलूं तो ये हमारा एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। और इसके अभी जो नए हेड बने हैं वो बने हैं अनिल कुमार धस्माना, रॉ के नए चीफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं जब भी कोई नया चेयरमैन बनता है रॉ का। दूसरा दोस्तों इसके अंदर है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसके अभी नए हेड बने हैं राकेश कुमार अस्थाना, सीबीआई के नए डायरेक्टर अभी बने हैं। ये भी कंपटीशन में, एक दो कंपटीशन में इसको पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। तीसरा दोस्तों, जैसा अभी आपने सुना होगा एयरटेल के बारे में, एयरटेल ने अभी अपना नया पेमेंट बैंक एक लॉन्च किया है। आप उसका एडवर्टाइजमेंट अभी न्यूज चैनल्स पे या और कई सारे न्यूज पे चैनल्स पे देख रहे होंगे। आपको पता होगा कि कमर्शियल बैंक सेविंग अकाउंट पे 4% का इंटरेस्ट रेट देते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट पे 7.2% का इंटरेस्ट रेट
स्टार्ट किया है, यानी अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो आपको ईयरली 7.25% से आपको वापस किया जाएगा। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, अभी तक किसी भी बैंक ने इतने बड़े इंटरेस्ट रेट से सेविंग अकाउंट पे पब्लिक का पैसा वापस नहीं किया। अभी तक आपको पता होगा मार्केट में प्राइवेट बैंक हैं जिसका नाम आपने सुना होगा, येस बैंक और कोटक महिंद्रा, जो 6% ईयरली ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा देते हैं, उनसे भी एयरटेल आगे निकल चुका है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, वो है रतन वटाल कमेटी। ये जो रतन वटाल कमेटी है, ये बहुत ही बड़े एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं रतन वटाल। इनकी चेयरमैनशिप में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप की है और इस कमेटी का जो मेन मोटिव है वो है हमारे यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स को किस तरह से प्रमोट किया जाए आफ्टर डीमोनेटाइजेशन। सो रतन वटाल कमेटी एक दो एग्जाम से भी पूछी जा चुकी है, यानी ये क्वेश्चन इस तरह से आया था कि रतन वटाल कमेटी का टॉपिक क्या है, तो आप उसका आंसर बताएंगे डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करना। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है हमारी और वो है दिग्गीशाला। ये दिग्गीशाला अभी एक दो एग्जाम्स में पूछा गया और क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि एग्जैक्टली दिग्गीशाला क्या है, उसमें कई सारे ऑप्शंस थे। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, ये 24/7 एक चैनल इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें 24 आवर्स 7 डेज आपको बताया जाएगा, आपको वो फंडे सिखाए जाएंगे कि किस तरह से कैशलेस इकोनॉमी पर आपको वर्क करना है और कैशलेस इकोनॉमी करने से इंडिया को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। वो दिग्गीशाला एक न्यूज़ चैनल है जिसमें आपको पूरी एक तरह से स्टोरी सुनाई जाएगी डिजिटल पेमेंट्स और कैशलेस इकोनॉमी को लेकर। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है ज्ञानपीठ अवार्ड। जब भी ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, हर साल ये वैसे अवार्ड दिया जाता है, इसके विनर को कंपटीशन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में दो बात ये बता दें कि ज्ञानपीठ अवार्ड लिटरेचर से रिलेटेड है और जो भी कोई एमिनेंट या प्रोलिफिक राइटर उस साल कोई बहुत अच्छी नॉवल लिखता है या उसने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी हों जिनको हमेशा अवार्ड मिले हों उन बुक्स को और उनकी बड़ी तारीफ हुई हो, ऐसी भी पर्सनैलिटी को चूज किया जाता है और उसको एक तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह ज्ञानपीठ अवार्ड उसको दिया जाता है। इस बार के ज्ञानपीठ अवार्ड के जो विनर हैं वो है एमिनेंट बंगाली पोएट और उनका नाम है शंखा घोष। इस बार के ज्ञानपीठ अवार्ड के विनर हैं शंखा घोष, बंगाली पोएट। तो दोस्तों ये कुछ करंट अफेयर्स की वन लाइनर नॉलेज थी जो हमने आपको बताई और ये हर कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली दोस्तों आज हमने आपके साथ दिसंबर करंट अफेयर्स 2016 पे आपके साथ डिस्कस किया। अगली बार हम आपके साथ जनवरी करंट अफेयर्स पे डिस्कस करेंगे 2017 और दिसंबर की जो बाकी न्यूज़ है जो हमने आपके साथ डिस्कस नहीं करी, जो वन लाइनर स्टाइल और बहुत सारी न्यूज़ हैं वो आप हमारे से ले सकते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ग्रुप को ज्वाइन करें, उसमें हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको इस तरह से और भी बहुत सारी न्यूज़ आपको दे पाएंगे और आपके टारगेट को अचीव करने में हम आपकी हेल्प कर पाएंगे।